हेलो गाइज, राम राम सभी को। कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान का एकीकरण। 1857 की क्रांति है, उसका जो है वो हमने आपको करवा दिया है, उसकी क्लास हमने आपको करवा दी है। तो जिस किसी ने भी अगर 1857 वाली जो क्लास है वो नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी आज हम आपको राजस्थान का एकीकरण करवाएंगे। ये जितने भी टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं ये आपकी फोर्थ ग्रेड से लेकर आपकी आरएस की एग्जाम, राजस्थान फोर्थ ग्रेड से लेकर आपकी जो आरएस की एग्जाम तक के लिए इम्पोर्टेंट क्लास हैं। आरबीएससी की बुक से हम आपको करवा रहे हैं, इनसे बाहर हैं वो क्वेश्चन नहीं जाते, तो हम वही चीज आपको करवाएंगे जो ऑथेंटिक चीज होगी। ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगता है तो वो इन्हीं बुक से ऑब्जेक्शन है वो लगता है। सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चाहे आपकी पटवार की हो, चाहे वीडियो की हो, चाहे फोर्थ ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान पुलिस, एसआई, किसी भी प्रकार की भर्ती हो, हर भर्ती के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास है, सभी में आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर हम डालते हैं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बाकी हम जो राजस्थान के ऑथेंटिक बुक हैं उन्हीं से हम आपको क्वेश्चन है वो करवाएंगे, उन्हीं से ही हम आपको पूरी थ्योरेटिकल चीज है वो दिखाएंगे जो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये आपका राजस्थान का एकीकरण का आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसको हम पूरा है वो क्लियर करेंगे। लास्ट में हम आपको पूरा जो जितने भी राजस्थान की जो बुक है उसमें जितने भी टॉपिक हैं सारे कवर करवा के, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम आपको लास्ट में करवा देंगे। वो भी हम आपको पेपर से ही कटिंग करके लाएंगे ताकि आपको पता रहे कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और जिस किसी ने अगर एग्जाम दी भी है, किसी भी कोई भी भर्ती की एग्जाम आपने दी हो, उसमें आपने देखा होगा कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी मैं पढ़ाऊंगी तो आपको और पता चल जाएगा। जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1946 में जब यह स्पष्ट प्रतीत होने लग गया था कि भारत की स्वतंत्रता अब दूर नहीं है, तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर स्पष्ट दिखाई देने लगा। उस समय राजस्थान की 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका अजमेर मेरवाड़ा था। इस अध्याय में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जो अंततः इसे विभिन्न रियासतों में बटे राजस्थान को एकीकृत राजस्थान का रूप में बदल देती हैं, यानी राजस्थान का जो वास्तविक स्वरूप है वो देती हैं। तो उसके बारे में हम पूरी जो जानकारी है वो देखेंगे। चलिए, सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 से 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित हुए। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने प्रसिद्ध जो संविधान नेता थे के एम मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार है वो नियुक्त किया। तो ये लाइन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जो भी एक एक लाइन है वहां से क्वेश्चन बने हुए भी हैं, और आगे भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्योंकि जो आरएसएसएम बोर्ड और आपके जो आरपीएस है वो क्वेश्चन इन्हीं बुक्स से बनाती है। वो किसी पब्लिकेशन से क्वेश्चन है वो नहीं बनाती, वो ऑथेंटिक जो बुक होती है एनसीईआरटी की और आरएसएसबी की, मतलब सॉरी आपकी आरबीएससी की जो बुक होती है उनसे आपके क्वेश्चन है वो बनते हैं। ठीक है। मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक सम्मेलन तारीख 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासत की यूनियन नहीं बनाई तो सभी राजा जो रियासतें जो प्रांतों के समक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। ये इन्होंने चेतावनी दी थी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया। जो के एम मुंशी हैं उन्होंने इनका समर्थन किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो भोपाल सिंह थे महाराणा उदयपुर के, उनका जो समर्थन है वो किसने दिया, तो वो थे आपके के एम मुंशी ने।
कोई लाभकारी परिणाम सामने इसका नहीं आया, इसका कोई भी जो कारण है वो सामने नहीं आया लाभकारी। ठीक है। जयपुर के महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान वीटी कृष्णाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विशेष संघ को सौंप दिए जाएं और शेष विषय इकाइयों के पास ही रहे। उन्होंने सम्मेलन को यह भी कहा कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्या का दूसरा हल है। प्रदेश की रियासतों का पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रहती, वे पड़ोस की रियासतें बड़ी रियासतों में मिल जाएं, परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पहुंचे ही यह समाप्त हो गया। मत्स्य संघ का निर्माण, तो राजस्थान का एकीकरण है वो मत्स्य, उसका जो प्रथम एकीकरण है उसमें आपके मत्स्य संघ का निर्माण होता है। तो इसमें देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे है वो भड़क उठे थे, तो उनमें आपके अलवर और भरतपुर की रियासत भी दंगे से बच नहीं पाई। ये आपके पूर्व भारत की ओर है, उत्तर पूर्व भारत की ओर, सॉरी राजस्थान की ओर। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिलनी कि अलवर में दंगे भड़काने में स्वयं अलवर प्रशासन का हाथ है, तो भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर को और डॉक्टर जो खरे को दिल्ली में नजरबंद कर दिया और अलवर पर जो प्रशासन है उसको अलवर को अपने हाथ में ले लिया। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय तक पहुंची कि जो प्रशासन है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सर्वदा निकम्मा साबित हुआ। इससे पहले कि भारत सरकार इस पर कोई कदम उठाती तो जो वहां के राजा थे महाराजा भरतपुर, उन्होंने प्रशासन भारत को सौंप दिया, अपने आप ही उन्होंने भारत को जो प्रशासन है वो सौंप दिया। आपका जो प्रथम चरण है एकीकरण का वो होता है आपका 18 मार्च 1948 से स्टार्ट, जिसका नाम है मत्स्य संघ। इसमें क्या किया गया, इसमें आपके जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना सकती थी उन जो 4 छोटी छोटी रियासत थी उनको और एक आपके निमराना जो ठिकाना है उनको सम्मिलित करके आपका राजस्थान मत्स्य संघ का है इसने निर्माण कर दिया। देखिए अलवर और भरतपुर में से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी जो रियासतें हैं इनको मिला के जो मत्स्य संघ है उसका जो निर्माण है वो कर लिया। जो इसका उद्घाटन है वो आपके एन बी गोडगिल ने 17 मार्च 1948 को इसका जो उद्घाटन है वो किया और जो इसका राज प्रमुख है वो महाराजा धौलपुर को बनाया गया। इसका उप राज प्रमुख है वो महाराजा करौली को बनाया गया और अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत है उन्हें जो मत्स्य संघ है उसका जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किया गया। तो ये सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स हुई हैं बहुत से एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन के तौर पे ये आए हुए हैं और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप क्लास में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। राजस्थान संघ का निर्माण, रियासती विभाग ने तारीख 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ का नामक राज्य का निर्माण का जो प्रस्ताव है वो दिया। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली जो रियासतें ही चाहती थी शामिल होना जो रियासत चाहती थी तो मेवाड़ इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, पर मेवाड़ महाराणा सहमत नहीं थे। लेकिन मेवाड़ महाराणा है वो इस टाइम पे सहमत नहीं थे। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल में महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया गया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ में शामिल न होने के रूप में किया गया। आखिरकार बिना मेवाड़ में के ही संघ है वो अस्तित्व में आया। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतें शासकों ने जो रियासत के शासक थे उन्होंने एक विलय पत्र पर साइन किया, यानी कोविनेट पत्र था, विलय पत्र था, उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो उस टाइम पे आपके जो बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह है उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट की, यानी देरी की, हिचकिचाहट की। लास्ट में उन्होंने भी पत्र पर जो हस्ताक्षर है वो किया और हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करता हूँ, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करता हूँ। बांसवाड़ा के आपके महारावल थे, चंद्रवीर सिंह इनका नाम था और विलय पत्र पर हस्ताक्षर इन्होंने थोड़ी देर में किए, लेट किया और इन्होंने लिखा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मेवाड़ का राजस्थान में विलय,
5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। तो फिर प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। उस समय दिल्ली में आपके कांग्रेस की हुकूमत थी। राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल का बचाव था। यानी जो आपका मेवाड़ प्रजामंडल है उसका एक ही बचाव था, वो था राजस्थान संघ में उसका विलय। तो सर डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के लिए विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासत विभाग तो इस प्रकार से सुनहरी अवसर के इंतजार में था। रियासत विभाग ने यह नीति बना ली थी कि रियासत के शासक को 10 लाख रुपए, जो रियासत के जो शासक हैं उनको 10 लाख रुपए वार्षिक रूप से अधिक प्रीविपर्स नहीं दिया जाएगा। महाराणा को की ओर से 20 लाख रुपए और आपके रियासत विभाग ने रास्ता ढूंढ निकाला। उसने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीविपर्स और 5 लाख रुपए राज प्रमुख के पद का भत्ता और 5 लाख रुपए हैं वो वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च देना स्वीकार है वो किया। अभी जो क्या है कि आपकी आरपीएस और आरएसएसएम बोर्ड है वो परीक्षा का पैटर्न थोड़ा चेंज कर रही है। वो इस तरह कर रही है कि पहले क्वेश्चन एज इट इज आ जाते थे, जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन आते थे। अभी जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट पे आधारित आ गए हैं। यानी अगर 4 ऑप्शन आपको दे दिए एक ही जैसे आपको एकीकरण से संबंधित दे दिया तो 3 ऑप्शन आपके एकीकरण से संबंधित होंगे। उस टाइम पे ये हुआ वो हुआ ऐसे, और एक अलग रहेगा। तो इस बार जो पैटर्न है धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है, इसलिए हमें जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो पूरी पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाके हमारे क्वेश्चन है वो सही होंगे। इसलिए हम आपको ये पढ़ा रहे हैं थ्योरेटिकल चीजें, ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। ठीक है। मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल है वो आपके रियासती विभाग में मनचाही शर्तें मंजूर करवा कर दिल्ली के उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की जो सांस है वो ली। कोटा में राजस्थान संघ राज्य का 25 मार्च में उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी। जो वीपी मेनन है उन्होंने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के लिए जो विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह है उसको रोक दिया जाए। तो वीपी मेनन ने महाराव कोटा से कहा और जो उद्घाटन समारोह है उसको रुकवा दिया। महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की तैयारियां हो चुकी हैं, कई राजा महाराजा अन्य अतिथियों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं और निर्धारित तारीख को संपन्न करवाना है। रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तर्क मान लिया और 25 मार्च को भारत सरकार के जो मंत्री हैं एन.वी. गोडगिल ने कोटा में नए राज्य का उद्घाटन की रस्म है वो अदा की और महाराव कोटा को राज प्रमुख गोकुल लाल असावा है उनको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई आपकी 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को आपका जो सेकंड चरण है वो भी पूरा हो गया। सेकंड चरण के आपके राज प्रमुख तो कोटा के महाराव थे और गोकुल लाल असावा है ये प्रधानमंत्री हैं वो बने थे, और एन.वी. गोडगिल हैं इन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासत विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया और वर्मा ने उदयपुर लौटे संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा भी की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों की प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा ने राज प्रमुख का सुझाव है वो मानने से स्पष्ट इनकार है वो कर दिया। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट है वो पैदा हो गया। 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुंचे। तो आपका 18 अप्रैल 1948 को आपके तीसरा चरण है वो भी पूर्ण हो चुका था। तो उसके जो उद्घाटन है वो आपका पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ लें और मंत्रिमंडल बनाने की कोई कठिनाई पैदा हो तो वे और सर राम मूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह ले लें। पंडित जवाहरलाल की सलाह पर राज प्रमुख ने के साथ ही साथ वर्मा जी ने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इस टाइम पे राज प्रमुख के साथ और आपके
वर्मा जी हैं, यानी कि माणिक्यलाल वर्मा जी हैं, उन्होंने आपके प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले ली। पश्चात वर्मा जी ने अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का गठन है वो कर लिया। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह चला। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट बनता है कि जो संयुक्त राज्य राजस्थान मंत्रिमंडल है वो केवल कितने दिन चला, तो वो आपके 11 माह चला। इस अल्प अवधि में उसने वह कर दिया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार ने 11 वर्षों में नहीं किया। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा के नेतृत्व और उनके तपे तपाए सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति उत्तरदायित्व को निभाया। वृहत राजस्थान का निर्माण अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद राजपूताना प्रांतीय सभा आपकी 20 जनवरी 1948 को होती है। एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहत राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग है वो उठ चुकी थी, परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं थी। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जैसी रियासतें, बड़ी रियासतें थी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व है, ये अपना पृथक अस्तित्व है वो रख सकती थी। जो भारत सरकार ने जो नियम, जो मापदंड बनाए थे, उनके अकॉर्डिंग जो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रियासत है ये अपना अलग से अस्तित्व रख सकती थी। किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ये हैं, इन राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती थी। ये पता ही आपको, जो आपका ये हमारा राजस्थान का जो नक्शा है, इसमें आपके बाड़मेर से लेके श्री गंगानगर तक आपके जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, जिसको रेड क्लिफ बोलते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, ठीक है। 1070 इसकी जो लंबाई है वो है 1070 मीटर। सदैव मतलब जहां से सदैव आक्रमण का भय बना रहता है, ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों के आर्थिक सामर्थ्य की बात है, यानी आर्थिक तरीके से थोड़ा कठिनाई महसूस होती, इनको कठिनाई होती, अतः रियासती विभाग इन रियासतों को वृहद राजस्थान में शामिल करना चाहता था। दिसंबर 1948 को प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से जो वीपी मेनन है ने जोधपुर, बीकानेर, जयपुर राजाओं को वृहत राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विमर्श किया और तीनों शासकों को अपने अपनी रियासत को इकाई के रूप में रखने के जो इच्छुक थे, अंततोगत्वा कई बैठकों के बाद मेनन ने क्या किया, इनको सफलता प्राप्त की, इनको मनाने में, और इनको तीनों को ही राजस्थान संघ में मिलाने के विपक्ष में कर लिया, पक्ष में कर लिया, ठीक है। तो जैसलमेर शासन प्रबंधन पहले ही भारत सरकार के हाथ में था, तो पहले भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा की घोषणा की। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया। सरदार पटेल सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा की उपस्थित जन समुदाय में करतल ध्वनि से स्वागत किया। इसके पश्चात इस योजना का विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949 को दिल्ली वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया दिल्ली में। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख है वो बनाया जाएगा और उदयपुर के प्राचीन राजवंश की जो मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराजा प्रमुख का जो सम्माननीय पद है वो दिया जाएगा। वर्मा जी इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो ये ध्यान में रखना है कि इस बैठक में आपके वर्मा जी हैं वो शामिल नहीं हो पाए, पर अगले दिन उन्होंने निर्णय पर क्या है हस्ताक्षर है वो अपने कर दिए थे। इस बैठक में राजधानी का मसला है वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छेड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान राजधानी चुनाव में विशेषज्ञों की एक समिति बुलाई, तो वो समिति थी पी सत्यनारायण राव समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो राजधानी है वो कौन सी जो समिति है उसकी सिफारिश पे बनाया गया था अपने जयपुर को, तो वो आपके बनाया गया था पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की और समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालयों उक्त नगरों में रखने की सलाह दी। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली और फलस्वरूप जयपुर को जो राजधानी है वो घोषित कर दिया गया। हाईकोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग आपका बीकानेर में, खनिज और कस्टम विभाग है वो आपके उदयपुर में थे और वन और सरकारी विभाग कोटा में, और कृषि विभाग है वो आपके भरतपुर में रखने का निर्णय है वो लिया गया। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया।
तो जो चौथा चरण है उसका उद्घाटन है वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस है उसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। हीरालाल शास्त्री को वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किया गया। तो चौथे चरण में आपके हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने और 30 मार्च को राजस्थान दिवस घोषित कर दिया। राजस्थान की विविध रियासतों के विलय के साथ साथ राजस्थान में सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हो गई। पहले राजशाही शासन था वो समाप्त हो गया। बस जैसे आपके मेवाड़ में गुहिल थे, जैसलमेर में भाटी, जयपुर में कच्छावा, बूंदी में हाड़ा, चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंश में से थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में केवल एक राज प्रमुख का जो पद है वो सर्जित रहा, बाकी सभी नष्ट हो गए, यानी सभी को खत्म कर दिया गया। नया शासन है वो नए तरीके से स्टार्ट किया गया। संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ के प्रांतों के राज्यपाल ने जो गवर्नर हैं के समक्ष थे। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलता। यानी रक्तहीन, यानी इसमें ना कोई युद्ध हुआ, ना किसी का रक्त बहा, कुछ नहीं, ओनली ये एकदम से बहुत ही सरल क्रांति थी, रक्तहीन क्रांति थी। इसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, ओनली बातों से ये क्रांति है वो हो गई। मत्स्य संघ का विलय, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये आपके मत्स्य संघ में थे चारों। ये आपको याद रखना है, ऐसे ना याद हो तो ABCD के हिसाब से आप याद कर लीजिए। जो फर्स्ट चरण है मत्स्य संघ उसमें ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ऐसे याद कर लीजिएगा। थोड़ी बहुत जैसे भी आती है मैं हम आपको बताएंगे। एकीकरण 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया। अब जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर रियासतें भी इसमें मिल गई हैं, तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई भी अर्थ नहीं था, क्योंकि जो बड़ी रियासतें थी वो आपके राजस्थान संघ में मिल गई थी, तो अब इनको बाहर अलग रखने का कोई औचित्य ही नहीं था। ठीक है, तो इन रियासतों को भी वृहत राजस्थान में आपके हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर जो शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया, तो कौन सी जो कमेटी थी, कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर इसको मिलाया गया, तो वो थी डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949, यानी आपका फिफ्थ चरण था, वो राजस्थान में मिला लिया। वहां के जो प्रधानमंत्री शोभा राम को शास्त्री मंडल में शामिल कर लिया गया। ठीक है, सिरोही का प्रश्न, मतलब सिरोही भी बीच में आ गया, तो सिरोही का प्रश्न भी देख लेते हैं। क्या है सिरोही का? 1857 की क्रांति में सिरोही का क्या था? सॉरी, एकीकरण में 1800 क्रांति का ही नाम आ रहा है। जो एकीकरण था उसमें आपके सिरोही की, कैसे सिरोही का विलय हुआ, तो गुजरात के जो नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग मानते थे। ये गुजरात वालों का था कि वो जो सिरोही में आबू पर्वत है वहां का जो सैलानी केंद्र था, यानी सैनिकों का जो केंद्र था, उसको ये गुजरात वाले अपना अंग मानते थे, उनके प्रभाव में था। अतः जनता के विरोध के बावजूद भी रियासती विभाग ने नवंबर 1947 को सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया। यानी जो रियासती विभाग था राजस्थान का, उसने आपके क्या किया, 1947 में आपके राजपूताना एजेंसी से हटाकर सिरोही को और गुजरात की जो एजेंसी है उसके अंतर्गत कर दिया। सिरोही की जनता ने मांग की कि वो सिरोही को बम्बई में न मिलाया जाए, ये जनता ने मांग की थी, जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ ही दिनों बाद उदयपुर में भी संयुक्त राजस्थान के शामिल होने का फैसला आया और इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री जी ने अपने 10 अप्रैल को के तार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा। यानी हीरालाल शास्त्री ने अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको एक तार लिखा। तार में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। यह आपके हीरालाल जी सरदार जी को बोल रहे हैं कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना भी अवश्य भावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई, यानी जो सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई, बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। तो जो गोकुल भाई भट्ट हैं वो आपके सिरोही से बिलोंग करते हैं। शास्त्री जी को इस तार का कोई भी उत्तर है वो नहीं मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर से। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में
राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक विशिष्ट शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने मिला और उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावना से अवगत कराया कि वे जो सिरोही की जनता है वो क्या चाहती है, वो बंबई में नहीं मिलना चाहती, वो राजस्थान में ही मिलना चाहती है। ये चीज है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनको जो वहाँ के कार्यकर्ता थे उन्होंने समझाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर से सिरोही गुजरात में शामिल कर दिया। यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने क्या किया, जो गोकुल भाई भट्ट थे ये हाथल गांव के थे। क्वेश्चन बन सकता है इस चीज का, आया हुआ भी क्वेश्चन है कि गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान है हाथल, तो इसको इन्होंने राजस्थान में सम्मिलित कर लिया, बाकी जो शेष स्थान था उसको मुंबई में गुजरात में शामिल कर दिया। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हो गया और यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। यानी जो जनता है वो भड़क गई और उसने आंदोलन है वो कर दिया। आंदोलन के सॉरी राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला जो इलाका है पुनः गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिला लिया गया। अंत में आपके 1 नवंबर 1956 को पूर्णतः सिरोही को अपने राजस्थान में शामिल कर लिया गया। अजमेर का विलय। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यह मांग रही कि वृहत राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतों वरन अजमेर का इलाका भी शामिल हो, यानी पूरा रियासतें हैं वो शामिल होगी, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश था हमारा अजमेर वाला उसको भी शामिल किया जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन 1952 में आम चुनावों के बाद वहां हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल है वो बन चुका था। अब तो वहां का जो नेतृत्व है यह दलील देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि में छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तरफ को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिए। 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र साथ ही साथ अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मिला दिया गया और आपके इस प्रकार राजस्थान का निर्माण जो की प्रक्रिया मार्च 19 यानी 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक चली और पूर्ण हो गई। ठीक है, ये आगे आपके इसमें अभ्यास क्वेश्चन है, बाकी इसमें आपके सीक्वेंस में है ये पूरा, ये आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये आपके चरण हैं, रियासतें जो शामिल की गई और तारीख है कौन कौन सी डेट को आपके जो चरण है वो हुए। जैसे आपका प्रथम चरण है उसको मत्स्य संघ बोला गया, उसमें ये रियासतें थी और 18 मार्च 1948 को ये हुआ। ये आपका द्वितीय चरण है, इसको राजस्थान संघ बोला गया और इसमें ये जो रियासतें हैं इनको शामिल किया गया और ये आपके 25 मार्च 1948 को हुआ। ये आपका तीसरा जो चरण है इसको संयुक्त राज्य राजस्थान है वो कहा गया और इसमें जो उदयपुर है उसे राजस्थान संघ में जोड़ा गया और 18 अप्रैल 1948 को इसका जो चरण है वो होता है। चतुर्थ में आपके वृहत राजस्थान है वो बनता है और इस समय जो बड़ी रियासतें हैं बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और आपके जैसलमेर है इनको इसमें शामिल कर लिया। ये आपके 30 मार्च 1949 को होता है। 30 मार्च को आपके राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। पांचवा है आपका संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान। तो वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ, जो मत्स्य संघ है उसको वृहत राजस्थान में मिलाया, यानी कि जो 4 रियासत थे मत्स्य संघ में उनको आपके वृहत राजस्थान में मिला लिया गया। ये आपके 15 मई 1949 को हुआ था। ठीक है, छठा चरण है वो आपके संयुक्त राजस्थान का होता है और इस दिन आपके सिरोही का विलय होता है 26 जनवरी 1950 को होता है और सातवां चरण है ये पुनर्गठित राजस्थान, यानी हमारा जो वर्तमान का राजस्थान है वो राजस्थान है उसका पुनर्निर्माण हो चुका था और 1 नवंबर 1956 को ये पूर्ण हो गया और इस प्रकार हमारा जो एकीकरण है वो पूरा हो जाता है। ये जो क्षेत्र है इनको शामिल किया गया था। तो ये पूरा एकीकरण की क्लास थी जो हमने आपको करवा दी है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। इसके सभी जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे, तो आप क्लास में ऐसे ही बने रहें और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।